डियर स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण चैप्टर 3 क्लास 11, जिसका आज ये पार्ट फर्स्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तत्वों के वर्गीकरण का महत्व, यानी तत्वों का वर्गीकरण करने की हमें क्या आवश्यकता पड़ी, उसका महत्व क्या है। देखिए, रसायन विज्ञान के उदय के समय ज्ञात तत्वों की संख्या बहुत कम थी, किंतु धीरे धीरे इन तत्वों की संख्या बढ़ती गई, जिस कारण तत्वों का अलग अलग अध्ययन करना बहुत कठिन हो गया और इन तत्वों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित अध्ययन के लिए इनका वर्गीकरण आवश्यक हो गया। तो वर्गीकरण का तात्पर्य है, आपको अपनी कॉपी में केवल यहीं से लिखना है जहाँ ये वर्गीकरण का तात्पर्य है, कि वर्गीकरण का तात्पर्य है कि जो तत्व रासायनिक गुणधर्मों में समान हो उन्हें एक ही समूह में रखना। यानी जिन तत्वों के रासायनिक गुणधर्म समान हैं उन्हें एक ही समूह या वर्ग में रखना वर्गीकरण कहलाता है। अब तक 117 तत्वों की खोज हो चुकी है। इनमें से लगभग 92 तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में या संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और शेष तत्व वैज्ञानिकों द्वारा कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए हैं। यहाँ दो शब्द आए हैं, एक मुक्त अवस्था यानी फ्री स्टेट और एक है संयुक्त अवस्था यानी कंबाइंड स्टेट। मुक्त अवस्था से मतलब है कि कोई भी तत्व है वो किसी अन्य तत्व के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो वो उसकी मुक्त अवस्था है, और यदि वह तत्व किसी अन्य तत्व के साथ जुड़ा हुआ है तो वह उसकी संयुक्त अवस्था है। कृत्रिम विधि से तात्पर्य है हमारा कि कोई तत्व यदि प्रयोगशाला में बनाया गया है तो उसे कृत्रिम विधि द्वारा ही बनाया गया है। जैसे टेक्नीटियम 43 Tc तथा प्रोमीथियम यानी 61 PM ये प्रकृति में नहीं पाए जाते, आर्टिफिशियली बनाए गए हैं, ये विशेष रूप से यहाँ लिखा गया है। तो विभिन्न तत्वों को उनके समान गुणों के अनुसार विभिन्न वर्गों में रखने की क्रिया को जो क्रिया है वो तत्वों का वर्गीकरण कहलाती है। यानी कि तत्वों के वर्गीकरण की एक परिभाषा ये भी निकल के आ सकती है कि विभिन्न तत्वों को उनके समान गुणों के अनुसार विभिन्न वर्गों में रखने की जो क्रिया है वो तत्वों का वर्गीकरण कहलाती है। तत्वों के वर्गीकरण की प्रारंभिक अवधारणाएं। देखिए, तत्वों को वर्गीकृत करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास डोबेराइनर, न्यूलैंड आदि के द्वारा किए गए और इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप तत्वों के परमाणु भार एवं गुणों के मध्य संबंध होने की संभावना प्रकट की गई। तो तत्वों के वर्गीकरण में जो प्रारंभ में नियम दिए गए, जिनका आज कोई महत्व नहीं है परंतु उनके बारे में जानकारी होनी आवश्यक है, यहाँ सभी को क्रम से दिखाया गया है। जिसमें पहला है तत्वों का धातु और अधातुओं में वर्गीकरण। देखिए, तत्वों को धातु और अधातुओं में वर्गीकृत किया गया सबसे प्रारंभ में। ये धारणा भी ज़्यादा दिन नहीं चल सकी, क्योंकि धातु और अधातु से अलग भी बहुत से तत्व थे जिनका वर्णन इस क्लासिफिकेशन से नहीं हो सका। उसके बाद आई प्राउड की संकल्पना, फिर उसके बाद डोबेराइनर की त्रिक आए, फिर डी चैनकोर टॉइस का वर्गीकरण आया, फिर न्यूलैंड का स्टक नियम आया, उसके बाद लोथर मेयर का वक्र आया। इन सभी का अध्ययन करना हमारे लिए आवश्यक नहीं है, तो इनमें से कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जिनका अध्ययन हम यहाँ करेंगे। जिनमें से सबसे पहला है डोबेराइनर की त्रिक, डोबेराइनर ट्रायड मतलब तीन। जरा यहाँ देखिए, ये ट्रायड का मतलब है तीन, ये इन्होंने एक ट्रायड बना हुआ है। इस पहले वाले तत्व का परमाणु भार है 7, लास्ट वाले का 39 और बीच वाले का है 23। तो हम यहाँ प्रथम से और लास्ट से इस बीच वाले का परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये जो बीच वाला परमाणु है इसकी द्रव्यमान संख्या पहले और लास्ट वाले यानी तीसरे परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याओं के औसत के बराबर होती है। यानी आप ऐड कर सकते हैं 7 + 39 को डिवाइड कर सकते हैं 2 से, आपके पास आएगा 23 सोडियम। इसी प्रकार आपके पास क्लोरीन है 35.5, इसी प्रकार आपके पास आयोडीन है 27। इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो तो ये 81.2 लगभग ब्रोमीन का 80 के आसपास आ जाता है। ऐसे ही आपके पास, मतलब कहने का ये है कि डोबेराइनर ने जो 3 एलिमेंट थे हमारे, वो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखे थे और उन्होंने ये पाया कि जो समान गुण वाले तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के इन्होंने बढ़ते हुए क्रम में इनको रखा था, और उन्होंने पाया कि जो बीच वाला तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमानों के औसत के बराबर होता है।
ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं डॉबराइनर के ट्रिक को। देखिए, जब समान गुण वाले तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो बीच के तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले तथा तृतीय तत्व के परमाणु द्रव्यमान का समांतर मध्य होता है, अर्थमेटिक मीन्स। ठीक है, उनका औसत निकाल सकते हैं आप। औसत कैसे निकालते हैं कितनी संख्याओं का? उनकी संख्याओं का योग करो और जितनी संख्याएं हैं उससे डिवाइड कर दो तो औसत आ जाता है। तो सभी तत्वों के ऐसे त्रिक नहीं बनाए जा सके, इसलिए डॉबराइनर का त्रिक सिद्धांत भी सफल नहीं हो सका। इसके बाद हमारे पास अगला एक महत्वपूर्ण नियम जो पहले समय में आवर्त सारणी को बनाने में जिसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा, वो है न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अष्टक नियम, ऑक्टेव कहते हैं सरगम को। ठीक है, जैसे ये सरगम है हमारे पास, संगीत के स्वर हैं सा रे ग म प ध नी सा। ठीक है, अब ये जो सा है ये पहले के समान है साथ में। ठीक है, पहले में क्या आ रहा था? सा आ रहा था। आठवां जो आप देख रहे हैं, स्वर देख रहे हैं, वो पहले के समान है। तो न्यूलैंड ने यही कहा कि ये यदि हम तत्वों को उनके, यदि आप यहाँ से देखें इस परिभाषा को, कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक तत्व अपने आठवें तत्व के समान गुणधर्मों वाला होगा। यानी इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा और उन्होंने कहा कि जैसे पहला तत्व है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है और आठवां तत्व आया सोडियम। यानी ये जो आठवां तत्व है ये पहले तत्व के साथ समान गुणधर्म वाला होगा। यही न्यूलैंड का अष्टक नियम है। यहीं से आवर्त सारणी की नींव भी आप मान सकते हैं। देखिए, यहाँ तक तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के ही बढ़ते क्रम में रखा गया, परमाणु क्रमांक का कोई भी जिक्र नहीं है। अब इस नियम की कुछ सीमाएं थीं, वो क्या थीं? एक तो अज्ञात तत्वों के लिए इस वर्गीकरण में कोई सुरक्षित स्थान नहीं रखा गया। दूसरा, अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों पर यह नियम लागू होता ही नहीं है। तीसरा, कुछ समान गुणधर्म वाले तत्व एक साथ रखे गए हैं। चौथा, उत्कृष्ट गैसों की खोज के पश्चात यह नियम असफल हो गया क्योंकि अब नवा तत्व प्रथम तत्व के समान था, न कि आठवां। उत्कृष्ट गैसों की जब खोज हो गई तो अब ये तत्व तो ऐसा, ये जो नियम था ये असफल हो गया। अब क्योंकि अब जो नवा तत्व है वो प्रथम तत्व के समान हुआ। जब तक ये अष्टक नियम बनाया गया था, जब तक शून्य तत्व की खोज थी ही नहीं। इसके बाद हमारे पास आता है मेंडलीव का आवर्ती नियम। देखिए, इस नियम अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव के यदि आवर्ती नियम की हम बात करें तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये जो नियम इम्पोर्टेंट है, मेंडलीव का आवर्ती नियम, इन्होंने बताया था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो हैं उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन है। इसका मतलब ये है कि जब तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाएगा तो एक समय अंतराल के बाद इनके गुणों की पुनरावृत्ति होगी। इसके बाद आ जाता है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। मेंडलीव ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित करके एक सारणी बनाई जिसे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। देखिए, मेंडलीव जो था, इन्होंने एक सारणी बनाई थी जिसको मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। अब ये क्योंकि पुराने हो गए हैं तो इन्हें ज़्यादा स्टडी करने का कोई वो नहीं है, लेकिन प्रश्न इनसे आते हैं कि मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी है उसकी विशेषताएं और उसके दोष बताइए। ठीक है, इसलिए इनको यहाँ स्टडी किया जा रहा है और इनके तुरंत बाद फिर हम आधुनिक आवर्त सारणी की तरफ चलेंगे। विशेषताएं, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी का महत्व। देखिए, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी निम्नलिखित के लिए उपयोगी सिद्ध हुई। नंबर 1, तत्वों के गुणों के अध्ययन में। नंबर 2, सही परमाणु भार व संयोजकता ज्ञात करने में। देखिए, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, इन्होंने क्या किया, समान गुणधर्म वाले जो तत्व थे वो एक साथ रख दिए। अब जब वे समान गुणधर्म वाले तत्व एक साथ रख दिए तो एक का अध्ययन कर लो, सबका अध्ययन हो गया। तो तत्व गुणधर्म में अध्ययन में बहुत सहयोग मिला इससे। सही परमाणु भार व संयोजकता ज्ञात करने में इन्होंने देखा कि कुछ तत्वों के गुण मिल रहे थे और उनके परमाणु भारों में कुछ अंतर था। तो गुणों की समानता के आधार पर वो जो अंतर था वो दूर किया गया परमाणु भार का। तो सही परमाणु भार और संयोजकता ज्ञात करने में भी इनके आवर्त सारणी से सहयोग मिला।
नए तत्वों की खोज में। देखिए मेंडलीफ ने जब अपनी आवर्त सारणी बनाई तो वहाँ कुछ स्थान रिक्त छोड़े। वे जो रिक्त स्थान थे वो ये संकेत कर रहे थे कि यहाँ बीच में छुटा हुआ जो परमाणु भार है वो किसी नए तत्व की ओर संकेत कर रहा है, जिससे वैज्ञानिकों को नए तत्व की खोज करने में सहायता मिली। अब इसके कुछ दोष भी थे इस आवर्त सारणी के। एक तो ये कि अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्व से पहले देना। मेंडलीफ की जो मूल आवर्त सारणी है इसमें अधिक मतलब इन्होंने क्या कहा कि तत्वों के गुणों की समानता के सापेक्ष कहीं कहीं पूरी आवर्त सारणी में परमाणु भार को भी नेग्लेक्ट कर दिया और कम परमाणु भार वाले तत्व को अधिक परमाणु भार वाले तत्व से पहले भी रखा है कहीं, तो इसका दोष भी है। एक तो भिन्न भिन्न तत्वों को समान स्थान दिया। जो समभारी होते हैं वो उनके परमाणु भार समान होते हैं, अब उनको एक ही जगह रख दिया इन्होंने। इसके बाद है हाइड्रोजन का स्थान। जो हाइड्रोजन है उसको जो स्थान दिया गया आवर्त सारणी में वो एक निश्चित स्थान नहीं दिया गया, दो जगह उसको रखा गया है। अगला हमारा समस्थानिकों तथा समभारिकों का स्थान। यहाँ पर भी मेंडलीफ की आवर्त सारणी फेल हो गई। ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी है जो यहाँ दिखाई गई है पुराने ज़माने की, ठीक है। इसको आपको स्टडी करने की यहाँ कोई ज़रूरत है नहीं। अब है आपके पास आधुनिक आवर्त नियम। ये इम्पोर्टेंट है आधुनिक आवर्त नियम। सबसे पहले परमाणु क्रमांक की एंट्री जो हुई थी वो मॉडर्न पीरियडिक लॉ से हुई थी। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये जो नियम है आवर्ती नियम, इसके अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक या संशोधित आवर्त सारणी। देखिए मौजले ने आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर इस सारणी का निर्माण किया। इसमें 7 आवर्त और 9 वर्ग उपस्थित हैं। 7 आवर्त हैं, 9 वर्ग हैं और वर्गों को पुनः ए और बी उपवर्गों में विभाजित किया। ए उपवर्ग के तत्व को नॉर्मल तत्व और बी उपवर्ग के तत्व को संक्रमण तत्व इन्होंने कहा। आधुनिक आवर्त सारणी के दोष। यद्यपि आधुनिक आवर्त सारणी ने मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के अधिकांश दोष समाप्त कर दिए, परंतु इसमें अब भी कुछ दोष उपस्थित थे। जैसे हाइड्रोजन का स्थान, उसे ये भी निर्धारित नहीं कर पाए। दूसरा पॉइंट है समान तथा असमान गुणों वाले तत्वों की स्थिति। तीसरा पॉइंट है धातुओं व अधातुओं की स्थिति। चौथा पॉइंट है हमारा लैंथेनाइट तथा एक्टिनाइट तत्वों का स्थान। और हमारे पास जो 5वां पॉइंट है वो तत्वों की एक ही संयोजकता दर्शाना। छठा जो पॉइंट है वो 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ रखना। और 7वां जो हमारे दीर्घ आवर्त में सम विषम श्रेणी का निर्माण है। तो इस प्रकार दीर्घ आवर्त में भी सम विषम श्रेणियों का निर्माण। और इस प्रकार यहाँ तक ये जो नियम थे ये कंप्लीट हो जाते हैं। इस प्रकार हमारे पास जो आगे चलेगी वो दीर्घाकार आवर्त सारणी चलेगी, यानी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। उसको यहाँ जनरली स्टडी कर लेते हैं और उसको फिर डिटेल में हम बाद में स्टडी करेंगे। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, दीर्घाकार आवर्त सारणी। दीर्घाकार आवर्त सारणी, पीरियडिक टेबल। देखिए किसी भी आवर्त सारणी में यदि आप आवर्त सारणी की बात करें, पीरियडिक टेबल की बात करें, तो यहाँ 2 चीज़ होती हैं। एक होता है हमारे पास आवर्त यानी कि पीरियड, और दूसरा होता है हमारे पास वर्ग यानी कि ग्रुप। आवर्त की बात करें, ठीक है, तो ये 36 पंक्तियां होती हैं। और यदि वर्ग की बात करें
तो ये ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ होती हैं। यानी ये आपके पास हॉरिजॉन्टल, ठीक है, कॉलम है। हॉरिजॉन्टल कैसे होता है? इस तरह से, ठीक। संख्या इसकी कितनी है? 7 है। जो वर्ग होते हैं ये हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, ठीक है। और जो वर्ग हैं, सॉरी, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है 36 पंक्तियाँ, ठीक है। ये वर्टिकल होते हैं। वर्टिकल, वर्टिकल मतलब इस तरह से। यदि इनकी संख्या की बात करें तो ये 18 होते हैं। तो ये वर्ग, आवर्त और वर्ग, ये दो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आवर्त सारणी। इनका अपना एक विशेष महत्व भी है। तो इन वर्ग और आवर्त को, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल जो कॉलम है आपके, ठीक है, तो ये कितने हैं? 7 हैं। और वर्ग की बात करें तो ये कितने हैं? 18 हैं, शून्य वर्ग सहित, यदि आप लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल की बात करें, ठीक है। अब इसको फिलहाल हम देख लेते हैं, जैसे पीरियड देख लेते हैं इसमें। टोटल संख्या कितनी है पीरियड्स की? 7 है। पहले में हमारे पास ये पीरियड है और ये तत्व हैं। पहले में हमारे पास हैं 2 तत्व केवल, दूसरे में हमारे पास हैं 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पाँचवें में 18 और छठे में हमारे पास हैं 36 और सातवें में भी हमारे पास हैं 36 और ये इनकम्प्लीट भी है। इनकम्प्लीट समझ रहे हो? अपूर्ण। तो आपके पास पूरे 7 पीरियड हैं। ये संख्याएं कहाँ से आई हैं? 2, 8, 18, 36। इनको मैजिक नंबर भी कहा जाता है। और प्रत्येक आवर्त की जो संख्या है, ये, इसका मतलब है पहले आवर्त की बात करेंगे तो इसमें केवल एक ही कक्षा होगी, चाहे कितने ही तत्व हों, सभी में केवल एक कक्षा होगी। दूसरे की बात करें तो सभी में 2 कक्षाएं होंगी। दूसरे आवर्त में जो भी तत्व हैं उनके अंदर कितनी कक्षाएं होंगी? 2। यानी कि जो आवर्त है वो किसी भी परमाणु की मुख्य क्वांटम संख्या को दर्शा रहा है। 3 से मतलब क्या है कि 3 कक्षाएं होंगी उस आवर्त में जितने तत्व हैं। 4 से मतलब उस आवर्त में 4 कक्षाएं होंगी। 5 से मतलब उस आवर्त में 5 कक्षाएं होंगी। 6 से मतलब उसमें 6 कक्षाएं होंगी, 7, ठीक है। अब यदि इस आवर्त का बात करें तो ये अति लघु आवर्त है। अति लघु आवर्त, ये आपके पास लघु आवर्त हैं और ये आपके पास दीर्घ आवर्त हैं। और यदि इन दोनों की बात करें तो ये अति दीर्घ आवर्त हैं। अति दीर्घ आवर्त। तो ये आपकी मॉडर्न पीरियडिक टेबल है। इसे नेक्स्ट वीडियो में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा और मैंने यहाँ भी इसको एक्सप्लेन किया है। तो ये तो रही बात किसकी? पीरियड्स की। अब ग्रुप को देख लेते हैं। वर्ग, यदि हम वर्ग की बात करें तो कितने वर्ग हैं हमारे पास? 18 वर्ग हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यहाँ बात नहीं बनेगी, 1 मिनट फिर दोबारा से देख लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं ना। चलिए, वर्ग, वर्ग कितने हमारे पास? 18 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो पहला, यदि हम आवर्त की बात करें तो पहले में हमारे पास 2 तत्व हैं। पहले में हमारे पास 2 तत्व हैं, एक हाइड्रोजन है
और एक हीलियम। ठीक है। अब यदि यहाँ आप दूसरे में बात करें तो लिथियम आ जाता है। ली बी ब, कहाँ से? 13 से, ब क न ओ एफ, हीलियम के बाद नियॉन आ गई। अब यहाँ पर ना, मग, अल, सी, पस, कल, हीलियम, नियॉन, आर्गन। अब यहाँ पोटेशियम और यहाँ कैल्शियम, ये 20 आ गया ना। अब 20 के बाद 21 स्टार्ट होता है चौथे से। कौन सा है जी? स्कैंडियम, शक, टी, व, क्र, मन, फी, को, नी, कु, जन। ये सभी जो तत्व हैं जन तक, ठीक है, ये सभी जो तत्व हैं जन तक, ये डी ब्लॉक है। बीच वाले क्या है हमारे पास? डी ब्लॉक है। ये स्कैंडियम हमने 4 से स्टार्ट कर दिया, ये कहाँ से आएगा? 3rd से आएगा। ठीक है, तो 3rd से लेकर 12 तक ये डी ब्लॉक हैं, और फर्स्ट और सेकंड हमारे पास एस ब्लॉक हैं, ये डी ब्लॉक हो गए। और यहाँ क्या नाम है, 13 से लेकर ये 18 तक हमारे पास पी ब्लॉक है। चलो इसको यहाँ फिर से मैं अरेंज कर देता हूँ। यानी कि पहला और दूसरा हमारा क्या है? ये एस ब्लॉक है। ठीक है, और 3 से लेकर, एक काम करते हैं इसे, एक मिनट यहाँ से अरेंज करते हैं। ठीक, अब हमारे पास 3 से लेकर कहाँ तक? 12 तक, ये हमारे पास डी ब्लॉक है। ये हमारे पास क्या है? डी ब्लॉक है। अब ये 13 से लेकर 18 तक, ये हमारे पास पी ब्लॉक है। ठीक, अब यदि आप यहाँ देखें, आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7। अब इस 7वें में यहाँ होता है लैंथेनम और यहाँ होता है एक्टेनम। ठीक है, लैंथेनम होता है 57, इसके आगे 14 तत्व होते हैं, और एक्टिनम के आगे भी 14 तत्व होते हैं, ये होता है 89। ये लैंथेनाइट कहलाते हैं और ये एक्टेनॉइड कहलाते हैं। ठीक है, और ये हैं आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट, जो आवर्त सारणी में नीचे रखे गए हैं, ये 14 तत्व, ये वाले और ये वाले एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये आपको समझने की चीज़ है, ये आप ज़रूर इस तरीके से बनाएं। यानी कि यदि आप इन वर्ग की बात करें, वर्ग कितने हैं? मतलब इधर जो चल रहे हैं वो वर्ग हैं, ठीक है, और नीचे की तरफ जो आ रहे हैं वो क्या हैं? आवर्त हैं। आवर्त कितने हैं? ये 1 से लेकर 7 तक ये आवर्त हैं, और इधर जो चल रहे हैं ये 1 से लेकर 18 तक, ये क्या हैं? आपके वर्ग हैं। तो पहला और दूसरा एस ब्लॉक है, तीसरे से लेकर 12 तक डी ब्लॉक है, 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक है, और नीचे जो रखे गए हैं लैंथेनम और एक्टिनम से आ गई ये एफ ब्लॉक हैं। इस प्रकार से पूरी की पूरी जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है वो डिवाइड की गई है, और यहाँ से ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो और मैं इस पर दूंगा, ठीक है, जहाँ आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।